आज हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि ख़ास तौर पर जनता दल के लिए कि खलील वकील के इंतकाल के बाद हमको संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया और इतना बड़ा झटका मंसूर भाई के इंतकाल से पार्टी को और शहर को लगा। मंसूर भाई का इंतकाल ये सिर्फ जनता दल के लिए नुकसान की बात है ऐसा नहीं, मालेगांव की सियासत में जो तजुर्बेकार लोग हैं, जिनको कानूनी मालूमात है, ऐसा एक बड़ा जानकार मालेगांव शहर ने खो दिया। ऐसा बेलोस खिदमतगार, ऐसा वर्कर कि अगर एक मामूली जैसे बताया कि भाई मेंबर जब बन जाते हैं तो लोगों के अंदर अपने आप को बहुत ऊंचा समझने की आदत हो जाती है, लेकिन मंसूर भाई के अंदर एक आदत थी कि अगर वो ऑफिस में बैठेंगे, पार्टी ऑफिस में बैठे, चाहे कॉरपोरेशन में, वो मेरी ऑफिस में बैठते थे, एक पार्टी का पुराना वर्कर भी आकर उनको अगर कुछ बदकलामी करके जाता था तो वो उलट कर जवाब नहीं देते थे, बोलते ठीक है, उसने बोला, वो मेरे से पहले तो पार्टी में, उसका हक बनता है कि वो मुझे बोले, वो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेंबर हूँ, मेरा एहतराम लोग करें। वो इंतहाई सादा तबीयत के आदमी थे। जैसा मुस्तकीम ने बताया कि 2017 में इत्तेफाकन मंसूर भाई को AB फॉर्म नहीं मिला, जिसकी वजह से वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए। आज़ाद उम्मीदवार बनने के बाद मेरे ख्याल से पूरे शहर में वो वाहिद मेंबर ऐसे थे जो आज़ाद थे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि उनके गठ में उनको शामिल कर लिया जाए। गठ बनने से पहले मंसूर भाई मेरे घर पर आए, बैठे, अक्सर वो दोपहर में आया करते थे, बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। तो मुझे बोलने लगे मुझे बीजेपी की तरफ से ऐसा आया वैसा आया। मैं बोली मैं क्या सुनूँ इनका। उठ के मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। वापस आई तो बोली तुम क्या चाहते हो मंसूर भाई? बोली मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफ़र आया, मुझे दूसरी तरफ से ऑफ़र आया। तो बोली करना क्या है मंसूर भाई? बोले मैं खुद अपने आप में शर्मिंदा हूँ कि लोगों ने ये समझ कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को छोड़ के जाऊँगी। ये बड़ी बात थी उनकी। उनको इस बात का अफसोस था कि मेरे तक ऑफ़र लाने की हिम्मत कैसे किया किसी। सोचो, वो एक मामूली बात से अपने आप में पार्टी के ख़िलाफ़, अगर कोई उनके बारे में कई मरतबा ऐसा हुआ जब ऐसे हालात आए तो उनको घर की तरफ से भी दबाव आया, लेकिन वो अपने उसूलों से कभी हटे नहीं। 2002 में पहली बार वो कॉरपोरेटर बने, साथ ही निहाल अहमद साहब मेयर बने। एक वक्त ऐसा आ गया था कि एक सवाल पे शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी और बहुत सारी लोग इकट्ठा हो गए और ऐसा हो गया था कि जनता दल जो थी वो मीटिंग अगर चलती तो हमारा कोरम, हमारी अक्सरियत नहीं थी। मीटिंग से पहले ही हालात ऐसे बन गए थे कि अगर मीटिंग में विषय आएगा तो हमारी अक्सरियत नहीं रहेगी, सब इकट्ठा हो चुके थे। साहब हनीफ भाई साहब ने मंसूर भाई को बुलाया, हनीफ साबिर भी वहाँ मौजूद थे और ये बोला कि भाई मंसूर आज अगर मीटिंग चलेगी तो अपनी अक़लियत में है, ये दिख जाएगा, सब एक हो चुके हैं। तो मंसूर भाई बोले क्या करना है साहब? बोले कुछ ऐसा सोच कि मीटिंग ना हो पाए। तो मंसूर भाई ने बोला ऐसा करते हैं साहब, इतना तमाशा करते हैं कि मीटिंग तयकूब हो जाए। साहब बोले कि फिर उन्होंने बताया ऐसा करते वैसा करते। साहब पूछे करेगा कौन? तो बोले मैं करूँगा। यानी ये उनके अंदर सलाहियत थी। वो सिर्फ मशवरा नहीं देते थे बल्कि उसमें हिस्सेदार बनते थे। वो कभी किसी से डरे नहीं। लोग ये समझते होंगे जो करीब से नहीं जानते थे मंसूर भाई को कि वो इंतहाई शांत तबीयत के, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस वक्त उनको ऐसा लग जाए कि कोई गलत बात करता है, कतई बर्दाश्त नहीं करते थे। वो कितना भी रुस्तम आदमी हो ना, वो ज़बान से चपते थे और ज़रूरत पड़ती थी तो वो हाथ उठाने को भी डरते नहीं थे। इलेक्शन में मैंने कई बार देखा कि जो लोग डरते थे फला फला गुंडा आ रहा है, मंसूर भाई बोलते थे मैं बैठा हूँ ना, आने दो किसको आना। यहाँ तक कि मीटिंग हॉल में भी कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, वो किसी को जवाब देने में उन्होंने कभी लिहाज या डर महसूस नहीं किया। बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद जो हमारे करीबी साथी थे, जो हमारे फैसलों में जिनका हिस्सा होता था, ऐसे हनीफ साबिर साहब, खलील वकील साहब और अब मंसूर भाई हम लोगों से जुदा हो गए, जिसकी वजह से हमको अब फैसला लेने में बहुत सारी मुश्किलात आती है। जब मुस्तकीम जेल में गए उसके दूसरे दिन मैं मंसूर भाई को बुलाई, क्योंकि मंसूर भाई के अंदर एक सलाहियत थी कि वो माहौल, कितना भी गमगीन माहौल हो, किसी तरह की भी परेशानी हो, अपनी बातों से माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे। मैं उनको बुलाई, बोली अब मुस्तकीम जेल में है, मैं क्या करूं?
तो मुझे बोले तू आराम कर। बोली मतलब? बोले देख, सियासी आदमी 24 घंटा ना काम पे रहता है, यह सियासी आदमी को छुट्टी का मौका नहीं मिलता, ना हमको त्यौहार पे छुट्टी मिलती, ना एतवार को छुट्टी मिलती। तो समझ ले मुस्तकीम छुट्टी पे गया है, उसको सुकून से रहने दे और तू भी सुकून से रह। यानी ये उनका मिजाज था कि वो माहौल को बिल्कुल हल्का कर देते थे। और जो सोच नहीं सकता इतनी अहम परेशानी में भी वो ऐसे बातें कर देते थे कि इंसान को मशवरा भी मिल जाता था और सुकून भी हो जाता था। ऐसी तबीयत के मालिक वो रहे जिन्होंने सियासी तौर पर मालेगांव शहर में अपनी एक पहचान बनाई। कोई भी पार्टी का आदमी हो, उनको लिहाज से, अदब से और इज़्ज़त से ही उनका नाम लेते हैं। और इंशाअल्लाह मेरी दरख्वास्त उनके घर के, उनके भाइयों से, उनके बच्चों से ये है कि जो मंसूर भाई की काबिलियत थी, जो उनकी सलाहियत थी, लोग जो उनकी इज़्ज़त करते थे, उनके इंतकाल पर जो लोगों के अंदर हैरत थी। मुझे कई मैसेज सुबह सुबह, पहला फ़ोन मुझे जाहिद भाई जाहिद जुम्मन ने सुबह 5 बजे किया और ये बोला कि भाई मंसूर भाई का इंतकाल हो गया। मुझे बहुत हैरत थी, मेरी तुमको मालूम है ना? तो बोले मुझे पक्का पता है। हैरत की बात हम लोगों के लिए भी थी। उसके बाद से जो लोग मैसेज मुझे कर रहे थे सुबह ऑनलाइन देख के, उन्होंने ये मुझे बात सही है क्या, यानी लोग ये सुनना चाहते थे कि नहीं ये खबर गलत है। कई मैसेज ऐसे आए कि बात सही है क्या। तो जो मंसूर भाई ने शहर में अपनी इज्जत और एक मुकाम बना के रखा था, उसको ज़िंदा रखने के लिए आप भी समाजी तौर पर और सियासी तौर पर उनके ख़ानदान वालों से मेरी दरख्वास्त है कि वो जुड़े रहें, ताकि मंसूर भाई के जो काम है वो जारी रहे। उनका जो तरीका था काम करने का, उसको अपनाते हुए आप लोग उनके काम को, उनकी इज्जत को कायम रखें मालेगांव शहर में। ये आप लोगों से मेरी जनता दल की तरफ से दरख्वास्त है। आप लोग सिर्फ मंसूर भाई सियासी हमारे ताल्लुक़ थे ऐसे नहीं हैं, उनसे निजी ताल्लुक़ थे। हर मुश्किलात में, परेशानी में, दुख के माहौल में वो एक बड़े सरपरस्त की तरह हमारे साथ हाजिर रहे। इसलिए जब आप लोगों पर ये मुसीबत आई है तो हम जनता दल की तरफ से, खानवादे निहाल अहमद की तरफ से, जनता दल के वर्करों की तरफ से आपसे इस बात की हम लोग वादा करते हैं कि हमारी जहां आपको ज़रूरत पड़े, आप बिना लिहाज के हमको बोले, हम आप लोगों के साथ हमेशा हाजिर रहेंगे। ये बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ।